हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन करेंगे पूरा 1 घंटे से भी कम टाइम में इन सिंपल लैंग्वेज, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक लेफ्ट साइड और उत्पाद राइट साइड लिखे जाते हैं। उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाओं का: भोजन का पाचन, शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम पीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या प्रेक्षण: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, ध्वनि का आना। आप देख सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी 1, 2 या 4 चेंज हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण: रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना: द्रव्यमान संरक्षण का नियम: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या एक समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना: हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। चरण 1: रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी परमाणु हैं अभिकारकों के और उत्पादों के उनको लिख लीजिए। इस तरह से समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कर लीजिए, जैसे कि आयरन का लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 3, और हाइड्रोजन का बाईं तरफ है 2 और दाईं तरफ भी 2 है, और ऑक्सीजन का है 1 बाईं तरफ और दाईं तरफ 4 है। चरण 3 में हम करते हैं सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड में उचित गुणांक लगाकर संतुलित कर लीजिए। जैसे राइट साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है तो हम लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन को 4 कर लेते हैं 4 लगा के H2O में। चरण 4: सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कर दीजिए। जैसे आयरन राइट हैंड साइड 3 है तो हमने इधर भी 3 कर दिया। इस तरीके से हम सभी को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, H2 में हम राइट हैंड साइड भी 4 लगा दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 4 है। इस तरह से हम करते जाएंगे और जब तक दोनों तरफ के बराबर ना हो जाएं। अब सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो चुकी है। चरण 5: अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिख लेते हैं हम। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G और जलीय विलीन के लिए AQ यानी एक्वस। 3Fe + 4H2O = Fe2, Fe3 है ये, सॉरी Fe3 और 4H2। चरण 6: कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को हम लिख सकते हैं तीर के नीचे ऊपर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया: इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। A + B = C। कोयले का दहन, जल का निर्माण और कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ अभिक्रिया, ये सब उदाहरण हैं संयोजन अभिक्रिया के। अब आप देख सकते हैं ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में। इसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। CaO + H2O = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वियोजन अभिक्रिया: इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। ऊष्मीय वियोजन में फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाशीय वियोजन: सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। उदाहरण
सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रभावित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस तो कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर एकत्रित हो जाती है। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम चुकी है और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 मिनट का, इसलिए मैं इसको शेक कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये कलर चेंज कर रहा है, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवयव से का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसलिए इसे अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन चुका। अब मैं दूसरी रिएक्शन कर रहा हूँ जिसमें मैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला रहा हूँ, तो लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप बन चुका है, आप देख सकते हैं। उपचयन और अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। C+O2 इज इक्वल टू CO2, 2CO + O2 इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड एंड 2CO + H2O इज इक्वल टू Cu + H2O। ये सब उपचयन के उदाहरण हैं। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संसारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संसारित हो जाती है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण है। यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट आदि करके संसारण से बचा जा सकता है। विकृत कंदिता, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत कंदिता कहते हैं। विकृत कंदिता रोकने के उपाय, प्रत्योक्षकर का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खास सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा विकृत कंदिता को रोका जा सकता है। चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल होते हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। क्षारक, बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं OH-। प्रबल क्षारक हैं कुछ NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्षार एल्कली। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण, लवण अम्ल व
क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण NaCl, KCl। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम और गंधीय। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी आदि। कृत्रिम ये रासायनिक पदार्थ हैं। मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। प्याज, लौंग, तेल एटसेट्रा इनके उदाहरण हैं। सूचक: प्राकृतिक सूचक देख सकते हैं आप इधर, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, ये अम्ल को में लाल रंग कर देते हैं, ठीक है, और हल्दी कोई बदलाव नहीं करती है। लाल पत्ता गोभी का रस भी लाल रहता है। जबकि क्षारीय माध्यम में क्या कर देते हैं, नीला। लिटमस तो नीला हो जाता है और पत्ता गोभी का रस हो जाता है हरा और हल्दी हो जाती है लाल, ठीक है। हाइड्रेंजिया के फूल अम्ल में तो नीला रंग देते हैं और क्षार में गुलाबी। और फिनोल्फ्थलीन अम्ल में रंगहीन हो जाता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है अम्ल में और क्षारक में पीला हो जाता है। और प्याज का रस, वनीला और लौंग का तेल ये गंधीय सूचक हैं। इनकी कोई गंध अम्ल में तो कोई खास परिवर्तन इनमें नहीं होता, सेम ही गंध रहती है, लेकिन क्षार में इनमें गंध समाप्त हो जाती है, कोई गंध नहीं आती है, तो गंध समाप्त हो जाती है क्षार में। अम्ल की अभिक्रियाएं तो ये शॉर्ट में लिखा गया है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और धातु के साथ लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। धातु ऑक्साइड के साथ लवण और जल देता है, और क्षार के साथ लवण और जल देता है, उदासीनीकरण होता है। अब हम क्षार की अभिक्रियाएं देख लेते हैं शॉर्ट में। ये धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और अम्ल के साथ लवण और जल, और अधातु ऑक्साइड के साथ लवण तथा जल देता है। अब आप देख सकते हैं क्षार और अम्ल और क्षारक, ये आपके राइट साइड है क्षारक और लेफ्ट साइड अम्ल है। सांद्र अम्ल है, आप देख सकते हैं इसमें दोनों में मैंने मेटल डाल दी है। अभी इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब चूंकि सांद्र अम्ल जो है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, बट इसमें पानी डालते नहीं है। पानी डालेंगे तो ये ऊपर उछल के आ जाएगा, बट सावधानी से मैंने थोड़ा सा पानी डाला। आप देख सकते हैं क्या हुआ, एकदम से अभिक्रिया शुरू हो गई पानी डालते ही। तो कभी भी अम्ल में, सांद्र अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, पर मैं आपको मिला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कितना हानिकारक हो सकता है। देखो एकदम से ऊपर आ रहा है। अब ये तनु हो गया तो इसकी रिएक्शन शुरू हो चुकी है धातु के साथ। दोनों ही हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, दोनों ही कोरोसिव हैं, क्षय कारक हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ दोनों हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों। यहाँ आप देख सकते हैं धातु की अभिक्रिया में अम्ल के साथ अम्ल धातु के साथ लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है, और क्षारक के साथ भी क्षार प्लस धातु इज इक्वल टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और यहाँ आप एक एक्टिविटी में और करवाता हूँ, आप देख सकते हैं HCl प्लस Zn, जिंक ले लिया मैंने, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ये देखो बुलबुले के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें मैंने पानी में जहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठ रहे थोड़ा साबुन भी डाल दिया है, ताकि बुलबुले जो उठ रहे हैं वो झाग के रूप में इकट्ठे हो जाएं। ऊपर देखो, ऊपर झाग के रूप में इकट्ठे हो गए, ताकि अब हम इसका टेस्ट कर सकें, पॉप साउंड वाला टेस्ट। झाग के रूप में बुलबुले इकट्ठे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पॉप साउंड आएगी अभी। यह आपने देखा। अच्छा, सभी अम्ल धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। नाइट्रिक एसिड जो अम्ल है वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको वो ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑक्सीकृत कर लेता है। और अब मैंने नाइट्रिक एसिड में जो मेटल डाला है, मेटल का पीस, तो इसमें से
निकल रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑरेंज कलर की गैस आप देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल इज इक्वल टू लवण प्लस जल। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl 2HCl इज इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण है इनके कॉपर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ। अम्ल के साथ है 2HCl प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 H2O, यानी लवण तथा जल बनाते हैं। और धातु बाइकार्बोनेट के साथ HCl प्लस NaHCO3 इज इक्वल टू NaCl CO2 H2O, और क्षार के साथ इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल। CO2 प्लस Ca हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। H प्लस आयन H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस। HCl प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस Cl माइनस। जल की उपस्थिति में क्षारक OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, आप देख सकते हैं। लेट अस डिस्कस नाउ pH स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P है पुंसास और पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। अगर pH 7 है तो उदासीन है, और 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षारक इज इक्वल टू लवण प्लस जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण है NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक बनाते हैं अम्लीय लवण और जल। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक बनाते हैं क्षारीय लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक बनाते हैं उदासीन लवण प्लस जल, और दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक बनाते हैं उदासीन लवण प्लस जल। दुर्बल अम्ल आप देख सकते हैं, ये CH3COOH और H2CO3। इसमें H आयन की मात्रा कम है और इधर दाईं तरफ बढ़ती जा रही है। HCl और H2SO4 और HNO3 में H आयन की मात्रा। ऐसे ही आप देख सकते हैं NH4OH में कम है OH आयन की मात्रा, और NaOH KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बढ़ती हुई OH आयन की मात्रा। यदि pH 7 है तो उदासीन होगा, और अगर 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई, और अगर 7 से ज़्यादा pH बढ़ रहा है तो क्षार की प्रकृति बढ़ती हुई, और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी आएगी 7 से ऊपर जाने में, और 7 से कम होने में H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती रहेगी। दैनिक जीवन में pH का महत्व। रक्त और हमारा शरीर 7 से 7-8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास रेंज में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाए तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के हानियाँ। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मिट्टी की अम्लीयता। कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का pH मान कम हो जाने से इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती। चूँकि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को नुकसान पहुँचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती। इसके लिए इसमें चौक या चूना पाउडर डाल सकते हैं। अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। pH का महत्व हमारे आमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी है। यह भी एक विशिष्ट pH पर उदर
को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे उदर का पीएच परास लगभग 1.5 से 3.5 के बीच कार्य करता है। इनमें भी ये निम्न 2 स्थितियां होती हैं। एक तो अल्प अम्लता, जिसमें कि भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। दूसरी ये है कि अति अम्लता, हाइपर एसिडिटी। उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए एंटासिड लेना पड़ता है। एंटासिड यानी प्रति अम्ल औषधि। एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्बल क्षारक होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक एंटासिड के संघटक में शामिल होते हैं। ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ये हम और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे इनो वगैरह। दंतशय। सामान्यतः मुंह का पीएच 5.5 रहता है। यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाए तो दंतशय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनामल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों की बाहर से बचाव करता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। मुंह का पीएच कम होने का कारण क्या है? जब हम भोजन या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ रह जाते हैं, जिस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करते हैं और इससे अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये अम्ल इनेमल को नष्ट कर देता है, जो कि दंतशय का प्रमुख कारण है। इससे बचने के उपाय अब हम डिस्कस कर लेते हैं। दंतशय से बचाव के लिए भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसका बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंतशय को रोका जा सकता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इसके एनोड से क्लोरीन गैस और कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। यह आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O = NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर बन रही है। आप ये देख सकते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। स्विमिंग पूल में PVC, CFC और कीटाणुनाशक बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में भी किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे पुजे हुए चूने की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन = CaOCl2 प्लस H2O। विरंजक चूर्ण के प्रयोग। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? लेट्स डिस्कस नाउ। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के, मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 = अमोनियम क्लोराइड NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक दुर्बल असंसारक सारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है।
2NaHCO3 इज इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही खाने को बुला देती है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है और कभी कभी इसका उपयोग खाने को सीखता से पकाने के लिए भी किया जाता है और बेकिंग इंडस्ट्रीज में तो इसका यूज़ होता ही है। बेकिंग पाउडर का निर्माण बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और अम्ल का सोडियम लवण प्रदान करता है जिसकी निम्न अभिक्रिया होती है। आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। NaHCO3 प्लस H प्लस आयन ये टार्टरिक एसिड का है। आयन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो ब्रेड या केक को फुलाने, स्पंजी बनाने या मुलायम बनाने में काम आता है। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान करता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 H2O यानी डेड वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट 5H2O में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। कैल्शियम सल्फेट 2H2O में क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था आपने कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है, मेटल से वायर खींचे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल से शीट्स बनाई जा सकती हैं, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी यानी आघात वर्जनीयता। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेटल में लस्टर होता है, चमक, और मेटल का अपने एक साउंड होता है। कोई भी जैसे मैं बता देता हूँ ऐसे एक अलग साइड का सोनोरस। लेकिन टुडे वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। आज हम डिस्कस वो करते हैं। एयर के साथ मेटल रिएक्ट करती है, एयर के साथ। मेटल एयर के साथ जब भी रिएक्ट करेंगी तो ऑक्साइड बना देंगी, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, मेटल ऑक्साइड। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। आयरन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से ऑक्साइड बनाती है। सारी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह की मेटल्स नहीं करती हैं। तो मैं आपको मैग्नीशियम की रिएक्शन दिखाता हूँ ऑक्सीजन के साथ। ओके, मैग्नीशियम वायर को हम जला रहे हैं मोमबत्ती के साथ से। देखो अब ये जल चुका है। स्पिट लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये फूल जड़ी से भी बढ़िया जलता है। अगर रात को देखो, अभी दिन में कितना उजाला दे रहा है, अगर रात में जलाएंगे तो इसकी तरफ ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए, आंखें ख़राब हो सकती हैं। चलते चलते टूट भी जाता है। इसको किसी चिमटी की सहायता से जलाएं। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, MgO बन रहा है। ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है। टीचर के प्रेजेंस में ही इस तरह के आप जो भी है एक्सपेरिमेंट्स करें। अकेले में अगर ये गिर गया चलते चलते, जैसे देखो टूट चुका है, ताले में गिर चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत गर्मी है, जला देगा एकदम से।
नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर से भी बहुत सारी मेटल्स जो है रिएक्ट करती हैं। जैसे कुछ मेटल तो इतनी विगरसली रिएक्ट करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पानी में डालो और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तेजी से, और इतनी ज़्यादा हीट निकल जाती है कि कई बार उसमें आग भी लग जाती है। कैल्शियम जो मेटल है वो इतनी विगरस नहीं है, अगर पानी में डालोगे तो तैरती रहेगी और ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस में भी निकलेगी। अगर आप मैग्नीशियम डालोगे तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, कुछ मेटल ना गर्म के साथ करती ना ठंडे के साथ करती। मैं एक बार समझा देता था। मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किसी कोई भी मेटल नॉर्मली कुछ मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट की तो NaOH बन जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकलेगी। ये बड़ी विगरस है, इसमें आग भी लग जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो ठंडे पानी के साथ तीनों बहुत ही विगरस करती हैं, एकदम से बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन होती है इनकी। और कैल्शियम भी रिएक्शन करती है, ये तैरती रहती है पानी में, ठंडे पानी में, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करेगी, ये भी तैरती है क्योंकि इससे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये केवल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ये पानी के साथ चाहे स्टीम हो ये रिएक्शन नहीं करते हैं। कैरिंग माय पॉइंट। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन, वोलेंट रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स सी। ये हमने छोटा सा पीस एक सोडियम का पानी में डाला और देखते हैं क्या रिएक्शन हो रही है। इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है साउंड के साथ। अब लिथियम का एक छोटा सा पीस अब इसमें डालते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो रही है। इसके लिए हम घर से, कमरे से बाहर आ गए हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन इसमें वॉलेंट हो सकती है। अब लिथियम आराम से कर रहा है रिएक्ट, सोडियम से थोड़ा कम वॉलेंट है इसकी रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आवाज़ आ रही है। अब हमने एक छोटा सा पीस पोटेशियम का इसमें डाला है, ये बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। इट्स वेरी वॉलेंट रिएक्शन। अब मैंने बीकर हटा लिया है, प्लेट में करेंगे डायरेक्ट, और आप बिल्कुल भी इसको ना करें। वॉलेंट Metal when react with acid, metal always react with acid then gives hydrogen gas। ठीक है, यानी जैसे जिंक ले ली हमने, HCl से रिएक्ट करेगी तो जिंक क्लोराइड बना ली और हाइड्रोजन गैस दे देगी। ठीक है, और इस तरीके से मेटल अगर दूसरे मेटल के कंपाउंड के साथ ही रिएक्ट करती है, जैसे कि ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी, तो क्या करेगी इसमें से अगर ये कम है रिएक्टिव, कॉपर इससे कम रिएक्टिव है जिंक से, तो इसको रिप्लेस कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को अलग कर देगी। इस तरह से आयरन भी कॉपर सल्फेट, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। इस तरीके से ये अपने जो भी मेटल के कंपाउंड होते हैं, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये आपने इससे पहले वाले मेरी वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था पहले 9th क्लास में भी कि मेटल्स को स्टेबल होने के लिए या किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। सोडियम के पास ये 2 और 8 एक इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है, इसके 11 है इसके पास। क्लोरीन के पास 7, 8, 15, 16, 17 हैं, यानी कि यहाँ इसको एक चाहिए। तो सोडियम ने क्या सोचा कि अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन ने सोचा कि अगर मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, अपना फ्री रहूंगा। अब क्या हुआ, सोडियम ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया और क्लोरीन का 8 यहाँ पूरे हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट में 8 पूरे हो गए। ठीक है, अब ये दोनों सोचा कि अब तो
हमारा तो काम हो गया, हम अलग अलग हो, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ गए आपस में कि ना सोडियम कहीं जा सकता है ना क्लोरीन कहीं जा सकता है, और ये सोडियम क्लोराइड नामक एक कंपाउंड बन गया, और इनको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही मजबूत बॉन्ड होते हैं क्योंकि प्लस माइनस के फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, सोडियम मेटल आपने अभी इससे पहले देखा होगा कितनी वॉलेंट है, पानी में डलती है आग ले जाती है ना। क्लोरीन भी जहरीली है, ना हम सोडियम का यूज़ कर सकते हैं ना हम क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब ये बॉन्डिंग में बन जाती है सोडियम क्लोराइड, उसको हम खा भी सकते हैं, यानी कॉमन सॉल्ट हर जगह यूज़ करते हैं, फूड में अभी। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, यूनिक एलिमेंट, कि वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, जितने बाकी सारे एलिमेंट्स भी मिलकर नहीं बना पाते उससे कई गुना ज़्यादा। कारण क्योंकि कार्बन के अंदर कई यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वही डिस्कस करना है मुझे आपसे आज। देखो ये कार्बन है जिसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से, K में 2, L में 4। अब 4 है नहीं, आउटर मोस्ट में 4 होने से इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 हो गई है। अब ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे सकता ना किसी से ले सकता, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो ये क्या करता है, ये शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग कर लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन का देखो, इधर 1 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन से इधर इन्होंने शेयरिंग कर ली, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब इस हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इस तरीके से हम डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, CH4 यानी कि मेथेन। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया कि ऐसे ये मान लो कार्बन है, कार्बन का एटम। तो ये कार्बन इस तरीके से देखो, ये कार्बन का एक एटम, ये कार्बन इस तरीके से कितने भी कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है। देखो कितने के साथ जुड़ रहा है, कितने भी के साथ जुड़ सकता है। ऐसे इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन कार्बन के साथ ही अटैच होके और बनाता रहेगा, ऐसे अटैच होता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन, चेन फॉर्मेशन की है इसके पास कैपेसिटी। अब ये इसके साथ देखो, ये हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए। अब आप ऐसे कर लो, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसे भी हटा दीजिए। तो इसमें एक कार्बन में अगर हमने 4 ऐसे हाइड्रोजन लगा दिए, ये तो ये बन गया मेथेन। ठीक है, इसमें हम फिर इसको हटा देते हैं, एक और लगा दिया ये ऐसे। अब एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। इस तरीके से 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 जितने मर्जी हम कार्बन जोड़ें, इतनी लंबी चैन बनाए। तो एक प्रॉपर्टी है इसकी, अपने कार्बन के दूसरे ही से ये अटैच होता है, बॉन्डिंग करता है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, और इसकी 4 वैलेंसी होती है। इस वजह से ये कैटिनेशन कर पाता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, श्रृंखलन और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से ये लाखों कंपाउंड्स बना पाता है। देखो अभी इधर आ लो, ये देखो एल्केन्स बनाता है। एल्केन्स का फॉर्मूला ये है CnH2n+2 सिंगल बॉन्डिंग। इस तरीके सिंगल बॉन्डिंग होती है। एल्केन्स बनाता है CnH2n, यानी जितने कार्बन के एटम्स है उसके डबल हाइड्रोजन के। एल्काइंस CnH2n-2। ठीक है, ये है सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। आपने सिंगल बॉन्डिंग देखा, अब हम डबल बॉन्डिंग की आपको दिखाते हैं। इसको ऐसे हटा दो, इसको ऐसे हटा दो, इसको ऐसे रिमूव कर दो। ये डबल बॉन्डिंग कर दिया हमने, ऐसे डबल बॉन्ड बना दिए। ठीक है, ये ऐसे कर दिया, ये बन गया हमारा Cn यानी कि C2H2n यानी कि H4। अब ये बन गया हमारा इथीन। ठीक है, इसमें एक बॉन्ड और लगा देंगे हम,
ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं इसको ऐसे, तो ये बन जाएगा इथाइन। ये इथाइन बन गया। ये कार्बन और कार्बन के साथ ये अटैच हो गया हाइड्रोजन के 4, CH4 बन गया। ये है सैचुरेटेड क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसमें मीथेन। ये कार्बन के 2 डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन इधर ऐसे जुड़ गया CnH2n यानी कि अल्कीन एथीन। ये एल्काइन है, इसमें है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी 3 तो बॉन्ड ये हो गए, 3 बॉन्ड कार्बन के बीच में और एक ये हाइड्रोजन से। इसको हम क्या कहेंगे, एल्काइन या इथाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्बन किसी भी तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है। ये सैचुरेटेड हैं, थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। देखो एक बॉन्ड का मतलब ये है कि एक ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 बॉन्ड का मतलब ये है कि 2 ये शेयर कर रहा है, 2 ये शेयर कर रहा है, 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक इसका एक इसका। तो इस तरीके से ये बनाता है। ये अनस्टेबल है थोड़े से, ये स्टेबल है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, सो दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले डॉबेराइनर के तर्क देख लेते हैं। उन्होंने भी तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है, यानी कि स्ट्रोंशियम का परमाणु भार कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भार को अगर जोड़ ले और उनका औसत निकाल लें तो उसके आसपास होगा, उसके बराबर होगा। लेकिन सीमाएं ये थी, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। जो 3 त्रिक थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बस 3 त्रिक से ज़्यादा ज्ञात नहीं कर पाए वो। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत उनके बाद आया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। न्यूलैंड के अष्टक में सोडियम लिथियम के बाद 8वें स्थान पर है तथा दोनों के गुणधर्म लगभग समान हैं। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के बराबर होता है गुणों में। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समायोजित या समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। आप देख सकते हैं, ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। इसमें 8 समूह हैं और 6 आवर्त हैं। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण किया। ये काफ़ी हद तक ठीक था, कुछ कमियां इसमें भी रही, वो हम डिस्कस करते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां: अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिला, एक साथ स्थान मिल गया, पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना। अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रख दिया जा सकता था। सीमाएं भी थी कुछ मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई।
हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम है, यानी भारी को पहले रखा गया और हल्के को बाद में। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब में 2 कोष हैं। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समूह में जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सबकी संयोजकता कितनी है? 1 है। आप देख सकते हैं सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, यानी कि समान है। ये देख सकते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 18 समूह हैं, ग्रुप हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 आवर्त हैं, लेफ्ट टू राइट आवर्त हो गए और ऊपर से नीचे समूह यानी ग्रुप हो गए। हरे रंग के धातु को दिखाते हैं, पीले रंग के अधातु को दिखाते हैं और रेड कलर के उप धातुओं को। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति संयोजकता। परमाणु के सबसे भारी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 0 हो जाती है। तीसरा आवर्त को देख सकते हैं, इससे बड़े आवर्त में कुछ भिन्नता हो सकती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोष की दूरी को परमाणु साइज कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं थर्ड आवर्त पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनमें त्रिज्या घट रही है बाएं से दाएं जाने में। धातुओं के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या बढ़ते हुए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम भी होता है, बट यहाँ सीजियम तक ही मैंने दिखाया है। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक आवर्त सारणी में बाईं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अधात्विक गुणधर्म। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं से तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान होती है, लेकिन बाएं से दाएं जाने में बढ़ती है और साइज बाएं से दाएं जाने में घटता है, और ऊपर से नीचे जाने में नाभिक का साइज बढ़ता है और धात्विक प्रवृत्ति भी बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने में धात्विक प्रवृत्ति घटती है और अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है।